विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। भारतीय राजनीतिक इतिहास में साल 2017 को बड़ा ही विशेष माना जाएगा। 2017 की शुरुआत उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर की विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच हुई, लेकिन राजनीतिक तौर पर सबसे अहम उत्तर प्रदेश के चुनाव माने जा रहे थे। देश के सबसे बड़े राज्य की चुनावी चर्चा के बीच शुरू हुआ साल खत्म हुआ गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ। एक तरफ था उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, तो दूसरी तरफ गुजरात उनका गृह राज्य। दोनों राज्यों में नरेंद्र मोदी और भाजपा को बड़ी कामयाबी मिली। साल के बीच में एक और बड़ी राजनीतिक घटना ये हुई कि बिहार में 2015 में बुरी तरह हारी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का हिस्सा बन गई। राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना भी इस साल की बड़ी घटना है। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइड लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2017 की। भाजपा के लिए तो ये साल किसी सुंदर सपने से कम नहीं रहा। पार्टी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लंबे समय बाद प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल की, बल्कि पूर्वोत्तर में अपने विस्तार की योजनाओं में भी बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए पहली बार मणिपुर में भगवा सरकार बनाई। साल 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भाजपा को उम्मीद से कहीं अधिक सफलता मिली। कहा तो ये उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा को शायद अपने बूते सरकार बनाने भर भी सीटें न मिल पाए, लेकिन जब नतीजा आया तो पता चला कि देश के सबसे बड़े राज्य में उसे सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटों की संख्या से 100 से भी अधिक सीटें मिली। इस जीत का श्रेय भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को दिया। ऐसे में माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इन दोनों का कोई पसंदीदा व्यक्ति बैठेगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा में एक तरह की ये परिपाटी बन गई है कि राज्यों में चुनाव जीतने के बाद वो अपेक्षाकृत जनाधार विहीन नेताओं को मुख्यमंत्री बनाती है। इस कड़ी में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और झारखंड के रघुवर दास का नाम लिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी और इस परिपाटी के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उत्तर प्रदेश के चुने हुए विधायकों के दबाव में भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। इसके कई राजनीतिक मतलब निकाले गए। पहली बात तो ये कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भाजपा के शीर्ष नेता के तौर पर स्थापित हो गए। दूसरी बात ये कि कई लोगों ने भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखना शुरू किया। इसके अलावा योगी जैसे जनाधार वाले और कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले नेता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने का एक मतलब ये भी निकाला गया कि भाजपा आगे की राजनीति भी आक्रामक हिंदुत्व के आधार पर ही करेगी। इसी साल उत्तराखंड में भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके अपने कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को एक कदम आगे बढ़ाया। वहीं गोवा में कांग्रेस से कम संख्या में विधायक होने के बावजूद वैधानिक रूप से गठबंधन सरकार बनाना अमित शाह की राजनीतिक चतुरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण बना। देश के सबसे बड़े पद पर किसी संघ की विचारधारा के व्यक्ति को पदासीन करने का संघ और भाजपा का बरसों पुराना सपना भी इस साल पूरा हुआ, जब भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में भाजपा नेता रामनाथ कोविंद रायसीना हिल्स पहुंचे। दलित समुदाय से आने वाले बिहार के पूर्व राज्यपाल कोविंद को नामांकित करके भाजपा ने दलितों में ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी दलित महत्वाकांक्षाओं को समझते हुए उनका उचित सम्मान करने को तैयार है। और पूर्व भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत ने पार्टी के लिए राज्यसभा में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए राह थोड़ी आसान कर दी। इस साल के बीच में बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घर वापसी के रूप में मिली। जिस बिहार में भाजपा को 2015 में लालू, नीतीश और कांग्रेस के महागठबंधन के हाथों हार का सामना करना पड़ा, उसी बिहार में 2 साल के अंदर ही उसको नीतीश के साथ मिलकर सरकार बनाने का मौका मिला। और ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2013 में
भाजपा के साथ अपने 2 दशक पुराने गठबंधन को भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने के कारण तोड़ा था। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ गठबंधन करके भाजपा विरोध के नाम पर जबरदस्त चुनावी जीत हासिल की। इसके बावजूद इस साल जुलाई के आखिरी दिनों में एक बार फिर नीतीश कुमार ने लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर भाजपा से हाथ मिला लिया। 26 जुलाई की शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन सुबह इस्तीफा देने के बमुश्किल 12 घंटे बाद नीतीश बिहार के राजभवन में एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए पद की शपथ ले रहे थे। नीतीश के जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल अभिनीत एक महागठबंधन और बिहार के सीएम की एनडीए में वापसी के बीच के घंटों में शानदार अंत देखा गया। नीतीश के 26 जुलाई की शाम के इस्तीफे, उनके डेप्यूटी और लालू के बेटे तेजस्वी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर असंतोष के परिणाम स्वरूप संयोगों की एक श्रृंखला के बाद हुआ। उनके पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा के कुछ ही देर बाद भाजपा, जो नई दिल्ली में एक संसदीय बैठक कर रही थी, उसने घोषणा की कि वो बिहार में जदयू का समर्थन करेगी। इसके तुरंत बाद दोनों दलों के विधायकों ने पटना में देर रात बैठक की और नीतीश की सीएम की कुर्सी पर वापसी के समर्थन में अनुमोदन पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस बीच पीएम मोदी ने ट्विटर पर नीतीश की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की प्रशंसा की। नीतीश ने धन्यवाद के साथ जवाब दिया और राजद ने हंगामा किया। तेजस्वी पिता लालू के साथ संयोग से अदालत की सुनवाई के लिए रांची की यात्रा करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि घटनाक्रम के विरोध में राजभवन के लिए आधी रात के बाद मार्च शुरू किया, लेकिन सब कुछ ठप हो गया। नीतीश ने 27 जुलाई को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 28 जुलाई को विधानसभा फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल की, जिससे महागठबंधन समाप्त हो गया, जो कि सिर्फ 2 साल पहले 2015 के बिहार चुनाव में भाजपा को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। इस साल के अंत में तमाम दिक्कतों के बावजूद पार्टी न सिर्फ 5वीं बार गुजरात में सरकार बनाने में सफल रही, बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी ने भगवा परचम लहराया। कांग्रेस के लिए ये साल कुछ विशेष तो नहीं रहा, लेकिन साल के अंत में उसको कुछ राहत जरूर मिली और पार्टी भाजपा के समक्ष एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने में कुछ हद तक सफल भी रही। उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने के पार्टी के फैसले ने प्रदेश में पार्टी का अस्तित्व ही लगभग खत्म कर दिया और विधानसभा चुनाव में पार्टी छोटे से अपना दल से भी कम सीटें जीत सकी और उत्तराखंड में भी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। पार्टी के लिए खुशखबरी पंजाब में सरकार बनाना रही, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने भाजपा अकाली दल को सत्ता से बेदखल कर दिया। गोवा और मणिपुर में जो हुआ, उसने पार्टी की कार्यशैली और निर्णय शैली पर कई सवाल खड़े किए, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सरकार बना सकने की स्थिति में होने के बावजूद वहां सरकार नहीं बना पाई। लेकिन पूरे साल में पार्टी के लिए अगर सुकून और संतुष्टि की कोई बात रही तो वो ये था कि उसका गुजरात विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन, जहां पहली बार पार्टी सत्ताधारी भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती पेश कर सकी और अपनी सीटों का विस्तार करने में भी सफल रही। ये सब हुआ भी ऐसे समय में जब 19 साल तक अध्यक्ष रहने के बाद सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी। राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले नेहरू गांधी परिवार के छठे शख्स रहे। राहुल गांधी से पहले मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के हाथों पार्टी की कमान रही। जीएसटी जैसे ऐतिहासिक बिल का सर्वसम्मति से पास होना इस पूरे साल की सबसे बड़ी सफलता रही, जिसने ये संदेश दिया कि भारतीय राजनीतिक दल देश हित के लिए एक साथ आ सकते हैं। एक प्रकार से ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक भी है और संघीय ढांचे के अंतर्गत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण भी। साल 2017 में देश ने ओम पुरी, टॉम ऑल्टर, विनोद खन्ना और शशि कपूर जैसे कई फिल्मी हस्तियों को खो दिया। तो आज की कहानी बस इतनी ही, फिर मिलूंगी कल अगली कहानी के साथ, यानी साल 2018 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।